नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्तों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरे उन सारे दोस्तों से मुझे आगे भी यही उम्मीद है कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। और आप सब से एक निवेदन है कि आप सब मेरी कहानियाँ तो सुनते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सब के लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनकर आप सबकी रूह कांप सकती है। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 150 साल पहले हुई थी। ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसकी शुरुआत हो रही थी। ये बात उस समय उन लोगों को पता ही नहीं थी जिन्होंने इस कहानी की शुरुआत की थी। इस कहानी की शुरुआत तो 150 साल पहले हो गई थी, लेकिन इसका अंत और इसका सही अंजाम शायद अभी हुआ है। अभी मतलब आज से करीब 4 साल पहले। ये 2019 की कहानी है। 2019 में एक ऐसी लड़की जो एक बहुत अच्छे परिवार से थी, जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह थी। उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो लड़की हर तरह से परिपूर्ण थी, घर से, परिवार से, पैसे से। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से उस लड़की में थोड़ा घमंड था। ये घमंड एक ऐसा रूप लेने वाला था जो शायद उस लड़की को भी नहीं पता था। वो लड़की थी तो दिल से बहुत अच्छी, लेकिन कई बार कई जगह पर उसके पैसे के घमंड की वजह से उसकी अच्छी खासी छवि भी बिगड़ जाया करती थी। ये कहानी है सुषमा की। सुषमा जो कि एक कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रही थी। सुषमा ये पढ़ाई अपने माता पिता के शहर से दूर दूसरे शहर में कर रही थी, जिसके वजह से वो अकेले एक फ्लैट लेकर रहा करती थी। सुषमा को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। लगभग ये सेकेंड ईयर की बात होगी। सुषमा की दोस्ती 2 ऐसी लड़कियों के साथ हुई, जो लड़कियां ऐसी चीज़ों में थी जिस चीज़ का अंदाज़ा शायद सुषमा को अभी तक नहीं था। सुषमा की दोस्ती कुछ ही दिनों में उन लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी और गहरी हो चुकी थी कि सुषमा उन दोनों को अपनी दोस्त कम और बहन ज़्यादा मानने लगी। उन दोनों लड़कियों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो गरीब घर से भी नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर था कि वो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां थीं, जिसके वजह से उनके घर से उन्हें बहुत लिमिटेड पैसे ही मिला करते थे। उन दोनों लड़कियों के शौक़ काफ़ी बड़े बड़े थे। उन्हें सारी चीज़ें वैसी ही चाहिए थी जैसी कि वो कॉलेज में बाकी अमीर लोगों की बेटियों को या बेटों को करते हुए देखा करती थी। ये इच्छा, ये लालसा कभी कभी हम पर बहुत भारी पड़ती है, और इसी के वजह से वो दोनों कब, कैसे, किस तरह से ऐसी चीज़ों से जुड़ गईं जिसका पता शायद किसी को भी नहीं था। वो दोनों काली विद्या, काली शक्तियों की तरफ झुकती जा रही थीं।
उन्हें ये सिखाने पढ़ाने वाला कोई नहीं था। वो इन सारी चीज़ों की पढ़ाई किताबों से किया करती थी, इंटरनेट से किया करती थी, या जहाँ से जो भी जानकारी मिलती वो ये चीज़ें करती। और उन्हें ये लग रहा था कि वो इन चीज़ों में कभी ना कभी इतनी ज़्यादा सक्षम तो हो ही जाएंगी कि उन्हें उनके मन के मुताबिक सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। सुषमा अभी तक अपने दोस्तों की इस सच्चाई से अनजान थी। वो अब अपने इन दोनों दोस्तों को पीजी से उठाकर अपने घर पर, अपने फ्लैट पर, जहां वो अकेली रहा करती थी, वहां लेकर आ चुकी थी। उसका ये कहना था कि तुम दोनों मेरे साथ ही रहो, क्योंकि सुषमा की ये सबसे करीबी सहेलियां थीं और सुषमा इनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी जाना करती थी। इस वजह से सुषमा का ये सुझाव था कि तुम दोनों जो भी पैसे पीजी या हॉस्टल के होंगे, उन पैसों को भी अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई भी पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन दोनों दोस्तों के लिए, जिनका नाम था संगीता और अनीता, ये बात तो बहुत ही अच्छी थी। वो दोनों काफ़ी खुश थे कि सुषमा उन्हें अपने घर पर लेकर आ गई है। वहाँ ना तो उनके खाने पीने का कोई खर्च था और ना ही रहने का। सुषमा ने पहले से ही घर पर एक कुक लगा रखा था, जो कि टाइम टाइम पर आकर घर पर खाना बनाकर जाया करता था। घर के साफ सफाई के लिए एक अलग से मेड थी, जो कि हमेशा वक्त वक्त पर आकर घर की साफ सफाई और बाकी के कामों को देख लिया करती थी। उन दोनों की जिंदगी अब बहुत बेहतर हो गई थी। कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने ये पढ़ाई, इन चीज़ों में ध्यान देना ही छोड़ दिया, लेकिन अब जबकि वो खुद सुषमा के साथ रह रही थी, सुषमा की ज़िंदगी, सुषमा के लाइफस्टाइल को देखकर उनके मन में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली गईं कि उन्हें इन चीज़ों में और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है, ताकि वो जल्दी से सुषमा वाली लाइफ जीने लगे। अब इस वजह से, जो कि कुछ दिनों से अपनी पढ़ाई में ठंडी पड़ चुकी थी, वापस से उन्होंने अपने वो तंत्र मंत्र की किताबें निकाल कर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अक्सर सुषमा अपने कमरे में रहती और संगीता और अनीता वो दोनों एक कमरे में रहती। इस बात पर सुषमा ने कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं। अब उन दोनों को ये चाहिए था कि वो यहाँ पर रह रही हैं, तो किसी न किसी तरीके से सुषमा को भी इन चीज़ों में घसीट लिया जाए, ताकि सुषमा उनके इन चीज़ों में कभी कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके। इसकी वजह से उन्होंने सुषमा के सामने छोटी मोटी चीज़ें करके दिखाई और इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से सुषमा को भी इन चीज़ों में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। उन छोटी मोटी चीज़ों में ये था, जैसे किसी को छोटी मोटी चोट लगवा देना, किसी के पेट में दर्द करवा देना, किसी को और भी इसी तरह से छोटे मोटे तरीके से हर्ट कर देना। ये सारी चीज़ें देखकर सुषमा को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा कि बिना किसी को छुए, बिना किसी के पास गए, हम किस तरह से लोगों को उनके किए की सज़ा दे सकते हैं। ये बात सुषमा को अब इतनी ज़्यादा जच गई थी कि सुषमा ने उन दोनों के साथ बैठकर इन चीज़ों में नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी वजह से ये लोग अब एक ख़ास लाइब्रेरी, जहाँ से अपनी किताबें लाया करते थे, वहाँ पहुँच गए। वहाँ तीनों अपने अपने मतलब की किताबें ढूंढ रही थीं। अचानक सुषमा के सामने एक ऐसी किताब आई, जो किताब देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने भी सामान्य नहीं थे। सुषमा ने उस किताब को देखा और देखकर उसे वहीं पर खोलकर उसे चेक करने लगी। जब सुषमा ने उस किताब को देखकर पढ़ने की कोशिश करना शुरू किया, तब उस किताब में
ऐसी भाषा में सारी चीज़ें लिखी हुई थीं जो कि सुषमा के समझ से परे थी। सुषमा ने उस किताब को देखा, लेकिन भाषा समझ में ना आने की वजह से सुषमा अब थोड़ा चिढ़ रही थी। लेकिन वो जैसे जैसे पन्ने पलटती, उसने उस किताब में जो जो पिक्चर्स देखी, वो फोटोज देखकर सुषमा को उस किताब में इंटरेस्ट बढ़ गया। उसने सोचा, लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है, इसको ट्रांसलेट करने का तरीका हम कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन ये किताब बहुत ज़्यादा काम की लग रही है, क्यों ना मैं इस किताब को अपने साथ ले चलूं। और सुषमा उस किताब को अपने साथ घर लेकर आ गई। उसने लाइब्रेरी में इस किताब के बारे में अपनी दोनों सहेलियों को बिल्कुल नहीं बताया। वो पहले खुद उस किताब को पढ़कर उसकी जानकारी को देखना चाहती थी, और सुषमा ने उस किताब को पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। सुषमा के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उस किताब को ट्रांसलेट नहीं कर पा रही थी। इसके वजह से सुषमा अब थोड़ी चिढ़ गई थी, जिसके वजह से उसने उस किताब को साइड रख दिया। और उसे भूख लगी थी, जिसके वजह से वो कुछ खाने के लिए किचन में ढूंढने को चली गई। लेकिन खाना खाने के बाद सारा खाना खत्म हो चुका था। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुषमा ने फ्रिज खोलकर देखा। फ्रिज में फल पड़े हुए थे। सुषमा ने तुरंत ही अंदर से 2 सेब निकाले और उन्हें काटने की कोशिश करने लगी। सुषमा को घर के काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, जिसके वजह से उसने तुरंत चाकू से अपने हाथ को ही काट लिया। और हाथ को काटते ही तुरंत उसने अपने हाथों को धोया, घर पर रखा हुआ बैंडेड अपने हाथों पर लगा लिया, और ये करके उसने जैसे तैसे उस सेव को कट किया। कट करके वो सेव के साथ अपने कमरे में चली गई। वहाँ पर जाने के बाद उसने फिर से उस किताब को निकाला और उस किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसके हाथ से वो बैंडेड उस किताब के कॉर्नर के लगने की वजह से निकलकर हट गया और उसका खून वापस से बहने लगा। जब उसका खून बहने लगा, तब उस किताब के किनारे पर उसका थोड़ा सा खून लग चुका था, और खून लगते ही वापस से सुषमा ने अपनी उंगली को अपने मुंह में दबाया। खून को थोड़ी देर तक वैसे ही मुंह में लगाकर रोकने की कोशिश करने लगी, और थोड़ी ही देर में सुषमा का खून बहना बंद हो गया। अचानक सुषमा की नज़र जब किताब पर पड़ी तो सुषमा के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो किताब जो कि किसी अजीब ही भाषा में लिखी हुई थी, उस किताब पर अलग से एक भाषा में एक अलग तरह की स्याही से अपने आप कुछ चीज़ें लिखती चली जा रही थीं। सुषमा अब उन चीज़ों को ध्यान से देख रही थी। सुषमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सुषमा ने अब जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, तब वो आसानी से उस किताब को पढ़ पा रही थी, क्योंकि वो हिंदी में लिखी हुई थी। सुषमा ने अब उस किताब की चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। वो एक एक करके पन्नों को पलटती गई। पन्ने पलटते पलटते सुषमा अब उस किताब में इस तरह से खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आधी रात कब हो गई। उस किताब में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थीं, ऐसी खतरनाक और भयानक जानकारियाँ दी गई थीं, जिसके बारे में कोई इंसान शायद सोच भी नहीं सकता है। उसमें तंत्र में भी जो सबसे सर्वोत्तम तंत्र होता है, उसके बारे में लिखा गया था। एक एक चीज़, ऐसी चीज़ जो कि सच की जा सकती थी उस किताब के और उन मंत्रों के माध्यम से। अब उस किताब को पढ़ने के बाद सुषमा के मन में ये सवाल उठने लगे, क्या सच में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? अगर है तो मुझे इनमें से कुछ चीज़ों को करके देखना चाहिए।
सुषमा ने यही करने की कोशिश की और उसने एक छोटे से तंत्र के प्रयोग से ये कोशिश की और वो तंत्र कुछ सेकंड्स में ही पूरा हो गया। अब सुषमा को ये पूरा यकीन हो चुका था कि उस किताब में लिखी एक एक बात सच हो सकती है। सुषमा वो तंत्र करके सो चुकी थी, लेकिन सुषमा को अब इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने कैसी और कौन सी शक्ति को अनजाने में जागृत कर दिया है। वो किताब कौन सी किताब थी और अचानक उस किताब में इतने बदलाव कैसे आ गए? सुषमा ने इसमें से किसी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सुषमा उस किताब को अपने तकिए के नीचे ही रखकर सोई थी। सुषमा को रात में अजीब से भयानक सपने आ रहे थे। उसे बार बार कोई एक बूढ़ी औरत लगातार दिखाई दे रही थी और वो बूढ़ी औरत बार बार उसे सपने में ही ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो इस किताब को खुद से दूर कर दे। लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ एक बार अगर आम इंसान के हाथ लग जाए तो उससे दूर हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है और सुषमा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अगले दिन सुषमा ने अपनी सहेलियों को इस किताब के बारे में बताया और उस किताब में धन प्राप्ति का भी बहुत सटीक उपाय लिखा हुआ था। उन दोस्तों के लिए तो ये सबसे अच्छी बात थी। उन्होंने तुरंत ही उस उपाय को करने के लिए सुषमा से कहा। सुषमा ने ये कहा उसे धन की ज़रूरत नहीं है तो वो ये उपाय नहीं करेगी, लेकिन उस उपाय को करने के लिए उन्हें 3 लोगों की ज़रूरत थी, जो कि तीसरी थी सुषमा। अब सुषमा ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। तीनों ने मिलकर उस तंत्र को आज रात को ही करने का तय किया और उसमें लगने वाली सारी चीज़ें वो बारी बारी से जाकर इकट्ठा करने लगी। रात तक उन्होंने वो सारी चीज़ें लगभग इकट्ठा कर ली थीं। रात के ठीक 12 बजे उस तंत्र का प्रयोग करना था और उस तंत्र का प्रयोग कुछ ऐसा था जिससे कि उस शहर के सबसे अमीर आदमी की मृत्यु हो जाएगी और वो धन किसी न किसी तरीके से इन दोनों सहेलियों को मिल जाएगा, जिसके वजह से आज रात उन्होंने ये तंत्र प्रयोग किया। ये तंत्र प्रयोग उन्हें तो किताब में लिखा हुआ मिल गया, इस वजह से उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये कितना खतरनाक तंत्र है। और उन्होंने जब इस तंत्र का प्रयोग किया, बार बार सुषमा को ये एहसास हो रहा था कि जो बूढ़ी औरत उसे सपने में दिखाई दे रही थी, अब वो बूढ़ी औरत ठीक उसके खिड़की के सामने खड़ी थी। वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी इंसान का इस तरह से खड़ा होना नामुमकिन था। वो लगभग 8वें माले पर रहती थी और 8वें माले पर ऐसे खिड़की के बाहर हवा में कोई सामान्य इंसान तो खड़ा नहीं हो सकता था। सुषमा वो तंत्र प्रयोग कर तो ज़रूर रही थी, लेकिन पूरा ध्यान उसका उस खिड़की के बाहर ही था। वो बूढ़ी औरत बार बार सुषमा को नाव में सर हिलाकर इस प्रयोग को करने से रोक रही थी, लेकिन सुषमा रुकी नहीं। उसने इस प्रयोग को किया और अगले दिन वही हुआ जो ये सब जानती थी। न्यूज़पेपर में उस आदमी के मौत की खबर छपी और अचानक से उन्हें एक कॉल आया, जिस कॉल के माध्यम से उन्हें ये पता चला कि उस अमीर आदमी से इनका कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके वजह से इन दोनों के नाम पर उसने अपनी सारी दौलत छोड़ दी है। ये बात सुनते ही अनीता और संगीता तो जैसे हवा में थे। उनका तो जैसे सपना सच हो गया था। उन दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि ये होना ही है, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा, वो दोनों ये बात नहीं जानती थी। उन दोनों के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों इतनी ज़्यादा खुश थीं कि उस खुशी में वो ये बात भूल ही गईं
कि ये सब सुषमा की मदद से और सुषमा के उस किताब की वजह से हो पाया है। और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि अगर वो सुषमा के साथ कुछ गलत करेंगी या बिहेव गलत करेंगी तो आगे उनके साथ क्या हो सकता था। वो दोनों अब सुषमा के साथ नहीं रहना चाहती थीं। उन दोनों ने सुषमा को ये बात साफ साफ कह दी कि हमें अब तुम्हारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सुषमा ने जब इस चीज़ के लिए मना किया तब उन दोनों ने सुषमा को काफ़ी कुछ सुनाया और तो और उसे ये भी कहा, अब हमें तुम्हारे भीख की ज़रूरत नहीं है। सुषमा ने समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं तुम दोनों पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों मेरी दोस्त हो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ रहो। इस पर संगीता ने काफ़ी चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ, हमें सब पता है तुम क्यों चाहती हो। तुम तो इसलिए चाहती हो ना ताकि तुम लोगों को ये दिखा सको कि तुम कितनी अमीर हो और हम कितने गरीब, और तुम हम गरीबों पर दया कर रही हो। लेकिन अब हमें तुम्हारे भीख और दया किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और भी काफ़ी कुछ बुरा भला बोलकर वो दोनों वहाँ से चली गईं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद अब सुषमा खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। सुषमा को लगातार वो बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। हर बार जब जब सुषमा उस किताब को छूती या पढ़ती या कोई तंत्र करने का सोचती, वो बूढ़ी औरत अब जो कि खिड़की के सामने दिखा करती थी वो उसे उसके घर में, उसके कमरे में दिखाई देती। सुषमा ने अब ये जानने की कोशिश भी की कि वो बूढ़ी औरत आखिर है कौन, लेकिन सुषमा को कुछ भी नहीं पता चला। अब सुषमा उस घर में अकेली डर रही थी, लेकिन सुषमा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी कि उसके दोस्त, जिन्हें वो अपनी सहेलियां कम और बहन ज़्यादा मानती थी, वो ऐसे उसके साथ करके कैसे चले गए। सुषमा को ये चाहिए था हर हाल में वो दोनों उसके पास आ जाएं। अब सुषमा ने फिर से एक बार उस किताब का सहारा लेने का सोचा और सुषमा ने उस किताब को निकाला। वो उस किताब को पढ़ने लगी। सुषमा आज जब उस किताब को पढ़ रही थी, अचानक, जबकि मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन मौसम पूरी तरह से बदल गया। अचानक भयानक काले काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी। सुषमा की खिड़कियां लगातार आवाज़ कर रही थी। सुषमा उस किताब को पढ़ने में डूबी हुई थी। तब सुषमा ने उठकर खिड़कियां बंद की। खिड़कियां बंद करते ही सुषमा को एक बार फिर से वही बूढ़ी औरत अपने कमरे में नजर आने लगी। वो बूढ़ी औरत फिर से नाव में सर हिला रही थी। सुषमा ने अब चीखते हुए उससे सवाल किया, कौन हो तुम? कौन हो? बार बार ऐसे मेरे सामने क्यों आती हो? मुझे क्यों डराती हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? लेकिन उस बुढ़िया ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार सुषमा को खुद को आईने में देखने का इशारा कर रही थी। सुषमा उसके इशारे को समझ गई। सुषमा आईने की तरफ बढ़ी और वो आईने में खुद को लगातार देख रही थी। तभी अचानक सुषमा को ऐसा लगा जैसे सुषमा का रूप बदल रहा है। सुषमा अचानक से बूढ़ी दिखने लगी और बूढ़ी दिखते ही सुषमा बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कि बूढ़ी औरत उसे लगातार दिखाई देती थी। सुषमा को ये बात काफ़ी अजीब लगी। वो डर गई, चीखने लगी और आईने के सामने से हट गई। दोबारा उसने आईने में खुद को जब देखा तो सुषमा बिल्कुल ठीक थी। सुषमा को ये बात अब समझ में आ रही थी कि वो बूढ़ी औरत कहीं ना कहीं या तो उसका प्रतिरूप है या फिर उसके ही परिवार की कोई बुजुर्ग महिला है जो कि उसे बार बार दिखाई दे रही है। सुषमा ने अब इस बात को सीरियसली लिया और सुषमा ने तुरंत ही अपनी मम्मा को कॉल किया। उसने अपनी माँ को कॉल करने के बाद उनसे
सवाल जवाब करना शुरू कर दिया और वो जोर देकर पूछने लगी कि वो औरत कौन है। सुषमा ने अपनी माँ को ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि वो क्या कर रही है। वो किस किताब के जरिए उस बूढ़ी औरत से मिल पाई। उसने बस इतना ही बताया कि कुछ दिनों से उसे लगातार एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है और आज जब फिर से वो उसे दिखाई दी तो कैसे उसने उस बूढ़ी औरत से जानने की कोशिश की और कैसे उस बूढ़ी औरत ने सुषमा को ये सच्चाई दिखाई कि वो कौन हो सकती है। अब ये बातें सुनकर उसकी माँ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर सुषमा के चिल्लाने और पूछने के बाद सुषमा की मम्मी ने कहा, बेटा वो सच में हमारे परिवार की ही एक ऐसी बुजुर्ग हैं जिनके बारे में अब हम कोई जिक्र कभी नहीं करते। उनके बारे में सारी जानकारी हमारे खानदान से ही पूरी तरह से हटा दी गई है, मिटा दी गई है, क्योंकि अगर एक तरह से कहा जाए तो वो हमारे खानदान का श्राप है। ये बात सुनते ही सुषमा को एक बड़ा झटका लगा। सुषमा ने कहा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर सुषमा की माँ ने बताना शुरू किया कि ये बात करीब आज से 150 साल पुरानी है। वो हमारे ही परिवार की एक ऐसी लड़की थी जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। उन्हें हर वो चीज़ चाहिए थी जो चीज़ वो सोचें और वो सच हो जाए। इस वजह से उन्हें एक ऐसे गुरु का पता चला जो कि तंत्र विद्या और काली शक्ति में महारत हासिल किए हुए थे। उन्होंने उनके माध्यम से अब तंत्र विद्या का ज्ञान हासिल करना शुरू किया। धीरे धीरे वो तंत्र विद्या में इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी थी कि वो अपने गुरु से भी काफ़ी आगे निकल गई। ऐसा कहते थे कि वो जन्म से ही काफ़ी शक्तिशाली थी। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, जिसके वजह से सिर्फ 5 सालों में ही उन्होंने इतना ज़्यादा ज्ञान और शिक्षा अर्जित कर ली थी जितना कि उनके गुरुजी के पास 100 सालों में भी नहीं आ पाया था। अब धीरे धीरे वो इन चीज़ों को लेकर पागल सी होती चली गई और उन्होंने अपने तंत्र ज्ञान को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया कि वो किसी के साथ कुछ भी चंद सेकंड्स में ही कर सकती थी। और उन्होंने धीरे धीरे इस शिक्षा का प्रयोग सारे लोगों पर करना शुरू कर दिया। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग शुरू से ही राजा महाराजाओं के परिवार से हैं और उन्होंने अपनी प्रजा पर ही ये विद्या पूरी तरह से आजमाना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से पूरे प्रजा में त्राही त्राही मच चुकी थी। पूरे प्रजा पूरे राज्य को खतरे में देखकर उनके पिता ने ये तय किया कि वो उन्हें कारागार में डाल देंगे। कारागार में डालने के बाद भी वो उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि उनकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थीं कि वो कारागार के अंदर से ही सब कुछ करने में सक्षम थीं, जिसके वजह से उन्होंने अब उन्हें ज़िंदा दफनाने की कोशिश की। ज़िंदा दफनाने के बाद भी वो लगा जैसे कि कुछ ही दिनों में वापस ज़मीन से अपने आप बाहर आ चुकी थीं और उन्होंने अपनी ये सारी शक्तियाँ, सारी विद्याएं खत्म ना हो जाएं, इसके वजह से उन्होंने इन सारी शक्तियों का, इन सारी विद्याओं का एक खास किताब में उल्लेख किया था। उस किताब में ही ऐसा कहते थे कि उनकी जान बसी हुई है। और धीरे धीरे ये प्रकोप शांत ना होने की वजह से उन्होंने अब इस चीज़ का कोई उपाय ढूंढने के लिए हमारे कुल गुरु को बुलाया गया। इनके पास काली शक्तियाँ थीं, लेकिन हमारे कुल गुरु के पास दैवीय शक्तियाँ थीं और चाहे कुछ भी हो जाए, काली शक्तियाँ हमेशा दैवीय शक्तियों के सामने हार ही जाती हैं। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। कुल गुरु ने उनका कुछ उपाय किया और उन्होंने खुद ही अपनी इस काली शक्ति को त्यागने का तय कर लिया।
उस उपाय का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी शक्तियों को त्याग भी दिया और साथ ही साथ अपनी जान खुद ही ले ली, क्योंकि वैसे भी कुलगुरु ने यही बताया था कि उनको दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कि मार सके। वो खुद ही ऐसी हैं जो कि जब चाहें तब खुद की जान दे सकती हैं। और उनकी मृत्यु के बाद वो तो इस दुनिया से चली गईं, लेकिन वो किताब जिसको नष्ट करने का तरीका ना तो उनको पता था और ना ही कुलगुरु को, वो किताब हमेशा हमेशा के लिए हमारे ही कुल में था और उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व था। लेकिन वो किताब अभी 2 सालों से गायब हो चुकी है। वो किताब कहाँ गई ये बात किसी को नहीं पता। और आज तू ये बता रही है कि तूने उनको देखा। तू जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, तेरे पिता को इसी बात की चिंता थी कि कहीं तेरे रूप में उनकी ही वापसी तो नहीं हुई है। लेकिन अब तू ये जो बता रही है कि तुझे वो खुद दिखाई दे रही हैं और वो तुझे किसी चीज़ से अगर रोक रही हैं, तो तुझे उनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर सुषमा के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे। सुषमा अब पूरी तरह से उस किताब के काली विद्याओं के गिरफ्त में आ चुकी थी। सुषमा ये बात समझ चुकी थी। सुषमा ने अब पूरी बात अपनी माँ को विस्तार से बता दी। ये बात सुनते ही उन्होंने तुरंत सुषमा को घर वापस आने के लिए कहा, वो भी उस किताब के साथ। सुषमा अगले ही दिन अपने घर वापस पहुंच चुकी थी और वहां पर पहुंचते ही वहां पर उसने देखा बहुत ज़्यादा बड़े हवन का आयोजन किया गया था। वहां पर लगभग उसके घर के सारे बुजुर्ग मौजूद थे। उसके साथ साथ उसके कुलगुरु के बाकी सारे शिष्य मिलाकर लगभग 101 ब्राह्मण, पंडित, तपस्वी, पुजारी, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। और उन सारे लोगों ने उस किताब को सुषमा से सबसे पहले मांग लिया। उस हवन में, उस पूजा में सुषमा को बिठाया गया और सुषमा के वहाँ बैठते ही उन सब के सामने वो कुल की पुरानी स्त्री, वो कुल की पुरानी बूढ़ी औरत जिनका कि खात्मा नहीं किया जा सका था, जो कि इस तंत्र के किताब की ज्ञाता थीं, उनकी आत्मा सबको साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सबकी मदद की और सब ने उस हवन को मिलकर किया। वो हवन करते करते लगभग 11 घंटे चला। 11 घंटे तक उस हवन को करने के बाद उसी आत्मा ने उस किताब को उन सारे लोगों से हाथ फैलाकर मांगा। उन लोगों ने भी उस किताब को उनके हवाले कर दिया और सुषमा की जान बच गई। वो किताब उसके बाद से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। वो किताब कभी भी किसी को दोबारा नहीं मिली। सुषमा आज अपनी ज़िंदगी में खुश है और सुषमा को इस बात की भी खुशी है कि सुषमा एक बहुत बड़े घने काले अंधेरे में फंसते फंसते बच गई और आज सुषमा की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। उसके बाद सुषमा ने दोबारा पलटकर ऐसी शक्तियों की तरफ कभी नहीं देखा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और अगर आप हमारे साथ आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने
किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।